Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's session we are going to discuss the complete information about the JIB examination November 2025. So JIB examination जो है उसके रिगार्डिंग किसी भी टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन का डाउट है वो इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, एग्जाम का डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पास करने का क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम दें क्यों, फायदा क्या है इस पेपर को क्लियर करने का और इसका सिलेबस क्या है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे JIB एग्जाम देना है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको एक लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जिसमें आपको इस एग्जामिनेशन के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ताकि आप उसके हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन कर सके कि कितना इन डेप्थ प्रिपेयर आपको करना है। ओके तो जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स यानी कि जो JIB सर्टिफिकेट है उसे अर्न करने के लिए आपको 4 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यानी कि PPB, AFM यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड RBWM यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 पेपर क्लियर करने के बाद आपको JIB सर्टिफिकेट मिलता है। ये बाय एनुअल पेपर है, साल में 2 बार होता है, मई जून के अराउंड और अक्टूबर नवंबर के अराउंड ये पेपर होता है। तो अभी जो नवंबर 2025 का साइकिल है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त को, यानी कि स्टार्ट हो चुका है और 21 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। अब अगर आप पहले ही हफ्ते में रजिस्ट्रेशन फीस दे देते हैं तो नॉर्मल फीस पे करना है, दूसरे हफ्ते में 8 से 14 अगस्त के बीच में 100 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और तीसरे हफ्ते में आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप JIB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 4000 फीस है और सेकेंड में 13, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में 1300 आपको फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप DBF के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फीस 3500 है, बाकी सारे अटेम्प्ट्स में फीस 1300 सेम एज JIB रहता है। एग्जाम का डेट्स क्या होने वाला है, नवंबर में पेपर है, 2 नवंबर को इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर है, फिर लगभग 1 हफ्ते का समय है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, और उसके जस्ट बाद 9 नवंबर को AFM का पेपर होगा। देन अगेन यू हैव अ वीक, देन यू हैव रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो देखिए अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत समय है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है पढ़ने के लिए, लेकिन बीच में कभी रक्षाबंधन है, कभी दशहरा है, कभी करवा चौथ है, कभी दिवाली है, बर्थडेज, शादियां, बहुत कुछ है। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर अक्टूबर में बहुत आपकी एंगेजमेंट्स रहने वाली हैं। प्लस जितना पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, इट्स बेटर कि जल्दी तैयारी करो और इन डेप्थ आपको प्रिपरेशन करना है। पेपर जब आपका होगा वो 3 शिफ्ट्स होती हैं उसकी, आपको उनमें से कोई एक शिफ्ट अलॉट होगी। शिफ्ट आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसी पे आपका शिफ्ट टाइमिंग्स होगा। तो पहला शिफ्ट 9:30 से 11:30 होता है, रिपोर्ट आपको आधा घंटा पहले 9 बजे करना है। सेकेंड शिफ्ट 12:15 टू 2:15 PM होगा और 11:45 पे आपको रिपोर्ट करना है, आधा घंटा पहले रिपोर्ट करना है। थर्ड शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक होता है, 2:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। बेटर रहता है कि आप पहले ही टाइम से आप पहुंच जाओ, ठीक है। अब ये जो 4 पेपर होते हैं, ये पेपर में हर पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PPB में 100, IFS में 100, RBWM में 100, तो 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है। और ये पेपर आपको 2 घंटे में देना होता है। हर पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं 0.5 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के और 25 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, और कोई भी अभी नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आपको फायदा मिला हुआ है कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर 70 आपको आते हैं, 30 नहीं भी आते, तो किसी ना किसी तरीके से एजुकेटेड गेस लगा के, एलिमिनेट करके आप इस पेपर को पूरा करिए, फुल करिए आप इस पेपर को। पेपर ऑनलाइन मोड में ही होता है, और जब आप पेपर के लिए जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो हिंदी या लैंग्वेज में से, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है। एक बार जो लैंग्वेज चूज कर ली वही रहती है, बाद में आपको फॉर्म को लैंग्वेज के लिए एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। मार्किंग्स की हमने डिस्कस कर ली, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके या तो आपको सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं कि एक स्टेटमेंट है, उसमें आंसर क्या है, बैंक B क्या है, कस्टमर C। एक होता है आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी,
इनमें से पूछा कौन कौन सी सही है, 1 2 3, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इस तरीके से मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी कुछ कुछ सब्जेक्ट में हैं आपको, वो हम आगे अभी जाके डिस्कस करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप जेआईबी देना चाहते हैं, जेआईबी कौन दे सकता है? अगर आप ऐसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जो आईआईबीएफ के मेंबर हैं, तो आपको भी आईआईबीएफ का मेंबरशिप लेना है, ठीक है। और आईआईबीएफ का मेंबरशिप नंबर यूज करके ही आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, आप जेआईबी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपका 12th या 12th की इक्विवेलेंट आपका एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। तो ये जेआईबी सिर्फ बैंक या फाइनेंस के एम्प्लॉयज के लिए है। अब जो बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं या जो ये एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो वो डीबीएफ करेंगे, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। पेपर सेम होता है, लेकिन बैंक वालों को पास होने पे जैब सर्टिफिकेट मिलता है, बाकियों को डीबीएफ मिलता है। तो ये डीबीएफ नॉन मेंबर्स के लिए होता है। अगर आपके पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप है, आपको जैब ही देना है, डीबीएफ नहीं देना है, सेम 12th या इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, तो जनरल पब्लिक डीबीएफ दे सकती है, कोई एज लिमिट भी नहीं है, ठीक है। तो बेटर रहता है कि आप जब भी एग्जाम देने के बारे में सोचे जेआईबी, तो पहले मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। मेंबरशिप के थ्रू जैब के लिए अप्लाई करोगे। बाय चांस आपने डीबीएफ क्लियर कर लिया, बाद में आपकी बैंक में नौकरी लगी, तो फिर डीबीएफ का सर्टिफिकेट जेआईबी में कन्वर्ट हो जाता है। आईबीएफ की वेबसाइट पे ऑप्शन है, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब जैब पास करने का क्या क्राइटेरिया है? देखो, 3 साल में 6 बार पेपर होगा, साल में 2 बार पेपर होता है। इन 6 में से 5 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो 3 साल में आप 5 अटेम्प्ट्स दे सकते हो इस पेपर को क्लियर करने के लिए। मान लो आपका सिंगल अटेम्प्ट है, सिंगल अटेम्प्ट में यानी कि आप सारे पेपर एक साथ दे रहे हो, पीपीबी, आईएफएस, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, सारे पेपर आपने एक साथ दिए, मान लो नवंबर 25 में, ठीक है। अगर आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 है, ओवरऑल आपका स्कोर 50% एंड अबव है, तो आप जैब पास माने जाओगे, ठीक है। मान लो कि मैंने नवंबर 2025 में अटेम्प्ट दिया, सारे पेपर दिए, मेरा भी कोई पेपर क्लियर नहीं हो रखा, पीपीबी में 45 आ गए, आईएफएस में 48 आ गए, एएफएम में 51 आ गए, आरबीडब्ल्यूएम में 60 आ गए, तो टोटल मेरा स्कोर 50% है, क्रॉस कर रहा है, और मेरा हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 भी है, तो मेरा जैब क्वालिफाइड माना जाएगा। मान लो यहीं पे पीपीबी में 45 की जगह 44 रह जाते, फिर 50 वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, फिर आप उसी पेपर में पास हो जिसमें आपके 50 हैं, यानी कि एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। पीपीबी और आईएफएस आपको अगली बार देना पड़ेगा और कम से कम 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि नवंबर में 2 पेपर दूंगा, बाकी 2 अगले साल दे दूंगा, तो भी आपको 50 लेना ही पड़ेगा। ये 45 वाला क्राइटेरिया तभी है जब सारे पेपर एक साथ देते हो आप, ठीक है। तो आपको इतने इस तरीके से आपको पेपर पास करना है, लेकिन देखिए माइंड में तो 50 का ही टारगेट लेके चलो, ओके। चलिए, अब इसमें ना क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया भी होता है। अगर आपका पहला फिजिकल अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हो, फर्स्ट टाइम जाके आप फिजिकल आपका अटेम्प्ट है, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हो और आपका एग्रीगेट स्कोर 60% से ज्यादा है, तो आप फर्स्ट क्लास पास माने जाते हो। ये एक्सीलेंस का रिकॉग्निशन है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिजिकल अटेम्प्ट है, और आपके हर सब्जेक्ट में 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं, ओवरऑल आपका स्कोर 70% या उससे ज्यादा है, तो ये फर्स्ट क्लास पास विद डिस्टिंक्शन माना जाता है। ये हाईएस्ट अचीवमेंट लेवल हो गया आपका, ओके। तो देखिए 50 तो लेने ही लेने हैं, ये सब कर लोगे फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, तो और भी बढ़िया बात है। अब आप सोचोगे कि जेआईबी एग्जामिनेशन देना ही क्यों है, फायदा क्या है? तो देखो, मॉनिटरी बेनिफिट भी है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी है, ओके। सबसे पहले तो इंक्रीमेंट मिलता है, ये हम सबको पता है, ओके। फिर इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको प्रमोशन, जल्दी प्रमोशन होने में हेल्प करता है। जिनका जेआईबी प्लस सीआईबी क्लियर हो, फिर तो उनका प्रमोशन जल्दी हो जाता है कंपेयर टू अदर्स जिनका जेआईबी सीआईबी नहीं क्लियर है। फिर ये आपके रिज्यूमे को इम्प्रूव करता है। अगर आप एक बैंकर हो, जेआईबी सीआईबी क्लियर है, तो आपके रिज्यूमे को इम्प्रूव करता है। इवन अगर आप फाइनेंस सेक्टर में काम करते हो और आप जेआईबी तो नहीं दे पाओगे, अगर आप आईबीएफ के मेंबर नहीं हो, डीबीएफ भी देते हो, तो भी आपका प्रोफाइल इंप्रूव होता है। प्लस आपको नॉलेज मिलता है। जो आप जॉब कर रहे हो तो अभी भी कर ही रहे हो, लेकिन आप देखना, जब आप जेआईबी के लिए पढ़ाई करोगे ना अच्छे से, नॉट रट्टाफिकेशन, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आपको अपना काम करने में और मजा आएगा, आपको ज्यादा नॉलेजेबल फील होगा। प्लस प्रेस्टीज, आप देखते हो आपके बैंक में जिनका भी जेआईबी
क्लियर होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, अच्छे मार्क्स से क्लियर होता है, तो सब लोग आके पूछते हैं कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कहाँ से तैयारी करी है, आप थोड़ा रिस्पेक्ट से देखते हो, आप भी वो रिस्पेक्ट अर्न करना चाहोगे। तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि बोलते हैं कि मैम इंक्रीमेंट अपनी जगह, प्रमोशन अपनी जगह, लेकिन वो जो एक प्रेस्टीज मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जेआईबी दोगे तभी तो सीआईबी के लिए आप एलिजिबल होगे, तो वो भी तो एक बेनिफिट है। सीआईबी दोगे फिर और आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन होने के और चांसेस हो जाएंगे, प्रेस्टीज और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको बेनिफिट बहुत सारे इस एग्जाम के साथ आपको मिल रहे हैं। ओके, इंक्रीमेंट मिल गया, प्लस आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल गया। अब सिलेबस क्या है, देखो हर सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड होता है। ओके, 4 मॉड्यूल्स होते हैं। पेपर में ऐसे मॉड्यूल नहीं डिवाइडेड होंगे, पढ़ाई करते हो आपको थोड़ा सा आसानी रहती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ना डी मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 100 घंटा आईएफएस पढ़ो ना, तो 60 घंटे डी मॉड्यूल पढ़ो कम से कम। 1/3 पेपर आपका डी मॉड्यूल में से आता है। तो ए मॉड्यूल जो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, सबसे पहले वो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इकोनॉमी का ओवरव्यू मिलता है, इंडिया में नीति आयोग प्लानिंग कैसे होता है, प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमईज, ये आपको पीपीबी में भी देखने को मिलेगा। कुछ कुछ सिलेबस आपका आपस में क्लैश करता है सब्जेक्ट्स का। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये आपका सिंपल टॉपिक्स हैं, लेकिन ना आईएफएस में बहुत सारा डाटा भी आपको याद करना पड़ता है। तो आईएफएस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा। अब देखो, जो लोग हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के या जिन्होंने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन यूपीएससी, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रखी है, उनको फिर भी इकोनॉमी का नॉलेज होता है। जो नॉन कॉमर्स वाले लोग हैं ना, उनको थोड़ा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा समय देना चाहिए। ओके, तो ये आपको सब्जेक्ट को टाइम लगेगा। बी मॉड्यूल जो है उसमें थोड़ा सा कोर इकोनॉमिक्स आती है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, माइक्रो मैक्रो, डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक्स के टाइप क्या होता है, मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है ना, बिजनेस साइकिल, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब पढ़ने में आपको मजा आएगा। अच्छे अच्छे ये कोर आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल सी आता है। मॉड्यूल सी जो है आपका, मॉड्यूल सी में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, ये भी आपको पीपीबी में भी देखने को मिलेगा। ओके, फिर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। फिर आता है आपका मॉड्यूल डी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, डेरिवेटिव मार्क्स। ये जो आपका डी मॉड्यूल है ना, टेक्निकल भी है और इसमें से पेपर बहुत सारा आता है। 40-40 नंबर जो हैं आपके इसी मॉड्यूल में से आ जाएंगे। तो इस पे आपको ज्यादा एम्फेसिस देना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पेपरों को छोड़ दो, बाकी मॉड्यूल्स को छोड़ दो, लेकिन इसको ज्यादा टाइम देना है। टेक्निकल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी कि फैक्टरिंग क्या होता है, फोरफिटिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होता है, हायर परचेज क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है, पैरा बैंकिंग क्या होता है। ये सब कुछ पढ़ने में टाइम लगेगा। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, समय दीजिएगा इसको, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा इसमें। ठीक है, फिर पीपीबी की बात करते हैं। पीपीबी में अगेन मॉड्यूल ए, बी, सी, डी। ए और बी में से लगभग आपका 70 to 75% पेपर आता है और बाकी का सी और डी मॉड्यूल में। अब बच्चे आते हैं कि मैम पीपीबी में ए और बी पढ़ लेते हैं, सी और डी छोड़ देते हैं। तो आई ऑलवेज रेकमेंड कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? मान लो ये 75 मार्क्स का पेपर बहुत मुश्किल आ गया, आप सिर्फ 40 ही स्कोर कर पा रहे हो यहाँ से, बाकी के 10 तो आपको सी और डी ला के देगा ना। तो सी और डी डिटेल में नहीं करना ना, तो एटलीस्ट उसके बेसिक्स करने हैं आपको। ए मॉड्यूल में वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि जो आप अपने बैंकिंग लाइफ में करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं जो आप बैंकिंग में एक्चुअली आपका जॉब में कर रहे हो चीजें। केवाईसी है, बैंक और कस्टमर, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक्स के बारे में है, एनआरआईज के अकाउंट कौन से होते हैं, है ना, बैंक के क्या राइट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, कैश कैसे मैनेज होता है, बैंक कौन सी सर्विसेज देता है, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है, आरटीआई है। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, बहुत लंबा भी है, ठीक है, लेकिन आपको इसको करने में समय तो लगेगा, लेकिन एक बार अच्छे से कर लोगे तो फिर ये एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा। और काफ़ी चीज़ें ऐसी जो आपने सुनी हुई हैं। बी मॉड्यूल लंबा भी है और थोड़ा सा टेक्निकल है एज कंपेयर टू
ए मॉड्यूल, इसमें आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है। आईएफएस में भी न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार जीडीपी का, लेकिन एक दो न्यूमेरिकल ही आ सकते हैं मैक्सिमम। पीपीपी में भी ज्यादातर 2-3 न्यूमेरिकल ही आते थे, लेकिन मई 2025 में 7-8 न्यूमेरिकल्स आपको पूछ ले गए हैं, जो ज्यादातर बी मॉड्यूल में से हैं, कि वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, डेट सर्विस कवरेज रेशो, किसान क्रेडिट कार्ड का कैलकुलेशन लिमिट कैसे करना है, एनपीए कैलकुलेट करना है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कैलकुलेशन करना है, तो वो सब आ जाता है। न्यूमेरिकल छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बाकी 90-95 मार्क्स का पेपर तो थ्योरी ही है। तो पीपीपी में थ्योरी, केस स्टडीज, बहुत सारे केस स्टडीज आते हैं, केस स्टडीज की वजह से पेपर लंबा हो जाता है, प्लस न्यूमेरिकल्स भी बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बी मॉड्यूल आपका थोड़ा सा टेक्निकल काइंड ऑफ मॉड्यूल है। काफी नई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो सुनी होंगी लेकिन मतलब नहीं इतना देखा होगा कभी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सरफेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अर्बन लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सी मॉड्यूल बिल्कुल आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो इसमें से आपको जो जो चीजें सिंपल लगती हैं एटलीस्ट बेसिक्स कवर करके जाओ, कि ये मॉड्यूल आपको 7-8 नंबर तो ऐसे दे देगा अगर आप बेसिक भी पढ़ के जाओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डिजिटल पेमेंट में एनपीसीआई है, यूपीआई, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेफ्ट, ये सब आप करके जाएगा। साइबर क्राइम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जो जो मेन है, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये पूरा आपको जो पीडीएफ है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल डी जो है सिर्फ आपको 5-6 चैप्टर हैं, अगर हम मैकमिलन बुक के हिसाब से चलेंगे उसके हिसाब से 4-5 चैप्टर आपको करने हैं, वो भी सिर्फ अगर आप एक रीडिंग में मार लो ना, तो अगर पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 आप कॉमन सेंस से कर लोगे, हल्का सा रीडिंग लेके। फिर आता है एएफएम, इससे डर लगता है नॉन कॉमर्स वालों को, लेकिन लेट मी अश्योर यू, अगर आप सिर्फ 8-10 दिन एक्स्ट्रा दे दो, 8-10 दिन, आप कॉमर्स वालों के पार बराबर आ जाओगे, क्योंकि उन्होंने अकाउंटेंट नहीं ढूंढने जैब के लिए, उन्हें अकाउंटेंट नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें बेसिक नॉलेज हो, ठीक है। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल्स आप छोड़ नहीं सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स में छोड़ सकते हो, एएफएम में नहीं छोड़ सकते हो। तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप किसी भी मॉड्यूल को उठा के पढ़ाई स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन एएफएम में आपको ए मॉड्यूल से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो ए और सी मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अदर मॉड्यूल्स, तो न्यूमेरिकल करना ही करना है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। ए मॉड्यूल ज़्यादा समय लेता है, ज़्यादा समय दो, समझो डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे डलती है, लेजर कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। थोड़े दिन का खेल है, ठीक है, फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा। सिर्फ ए मॉड्यूल में ही ज्यादा एज है कॉमर्स वालों को, बाकी सब तो वो भी भूल ही चुके हैं, उनको कहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग याद है ना। तो ये मॉड्यूल ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लो। अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो पहले एएफएम से ही स्टार्ट कर लो। नॉन कॉमर्स वालों को एएफएम आईएफएस पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आप फ्रेश हो बैंकिंग सेक्टर में, तब तो आपका पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में पुराने होते हैं ना, उन्हें काफी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। अगर आप फ्रेश हो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो चारों ही सब्जेक्ट्स को आप अच्छा खासा टाइम दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बी मॉड्यूल है, सिंपल है, कम क्वेश्चंस आते हैं, इसको कवर आप इजीली कर पाएंगे, बैलेंस शीट, कंपनी अकाउंट्स के बारे में। सी मॉड्यूल में से काफी पेपर आता है, काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें आपको रेशो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशो के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेरिवेटिव्स आईएफएस में भी था, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ आपको चीजें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है। डी मॉड्यूल इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इवन सी में भी फॉर्मूलाज हैं, डी मॉड्यूल में भी फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूलाज आपको एक जगह पे लिख के रखो, उन्हें रिवाइज करते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो। वैसे तो ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल आता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने पेपर डिफिकल्ट बनाना हो तो बना भी सकते हैं, ठीक है। टैक्सेशन, जीएसटी, कॉस्टिंग, ये सब यहाँ पे कवर होता है। लास्ट मॉड्यूल है आरबीडब्ल्यूएम। अगर आपका बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो आरबीडब्ल्यूएम आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इजी लगेगा। लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना। बहुत लोग आरबीडब्ल्यूएम को लाइटली ले गए अभी मई 2025 में, और आरबीडब्ल्यू में बहुत सारे लोग पेपर क्लियर नहीं कर पाए, या फिर पॉइंट्स पे पास हो रहे हैं कि 48, 49 ये हो रहा है, ठीक है, या फेल भी हो रहे हैं तो 48, 49, पास हो रहे हैं तो 51, 52। तो इस सब्जेक्ट में आपका ए मॉड्यूल काफी छोटा है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बेसिक्स हैं इसके अंदर आपको। उसके बाद
बी मॉड्यूल है, बी मॉड्यूल में से आपको काफ़ी अच्छा खासा पेपर आपको बी मॉड्यूल में से आता है। रेमिटेंस प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एआई का रोल, ये सब कुछ आपने पीपीबी में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, रिटेल लोन्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, काफ़ी पेपर आता है। सी मॉड्यूल मार्केटिंग, मार्केटिंग के चैनल्स, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिलीवरी मेथड्स, तो कुछ कुछ चीज़ें हल्की सी टेक्निकल हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग आरबीडब्ल्यूएम सबसे कम समय में कर पाएंगे। अगर एएफएम करने में आपको 40 डेज लग रहे हैं तो आरबीडब्ल्यूएम करने में 20 से 25 दिन, और वो भी सुपर डिटेल में बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। डी मॉड्यूल बहुत इजी है, वेल्थ मैनेजमेंट में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आते हैं। पहले एडिशनल रीडिंग मटेरियल में से ज़्यादा पेपर आता नहीं था, डी मॉड्यूल के बाद एक्स्ट्रा भी उन्होंने रीडिंग मटेरियल दे रखा है हाउसिंग लोन, टैक्स प्लानिंग, मॉर्टगेज को लेके, लेकिन अब काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने एडिशनल रीडिंग मटेरियल में से भी पूछना शुरू कर दिया है, जो आपकी बुक के बैक साइड पे आफ्टर डी मॉड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया कि रजिस्ट्रेशन हमने देख लिया कि स्टार्ट हो चुकी है 1 से 21 अगस्त, और नवंबर 2 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने देख लिया, पासिंग क्राइटेरिया भी हमने देख लिया, एग्जाम पैटर्न भी हमने देख लिया, बेनिफिट्स भी देख लिए, सिलेबस भी देख लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि तैयारी कैसे करनी है। देखो, पेपर देना नहीं देना जल्दी से डिसाइड कर लेना, क्योंकि जल्दी से जब आप एक बार फॉर्म भर देते हो ना, तब भी आप तैयारी शुरू करते हो, तो आप बीच में लिम्बो में रहते हो कि दूं ना दूं, उसने दिया उसने नहीं दिया। किसी और से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आपका मन है पेपर देने का, आपको लगता है मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, आपको डिसाइड करना है पेपर देना है कि नहीं देना। अगर डिसाइड कर लिया, फिर आपने डिसाइड करना है खुद से पढ़ाई करनी है या फिर कोर्स लेना है। अगर आपकी ऑलरेडी अच्छा बैकग्राउंड है कॉमर्स में, और आप ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हो, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए आप जानते हो, फिर तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बुक लेके पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, कि बस मैं एक कोई कोर्स परचेज कर लूँ और उसमें सब कुछ कवर हो जाए, मुझे कोई बुक ना खरीदनी पड़े, मुझे कोई टेस्ट सीरीज ना परचेज करनी पड़े, तो हमारे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज का लिंक है, उस पर जाइए, वेबसाइट पे कोर्सेज पे क्लिक करिए, JIB पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। देखो, एक तो हमारा होता है मास्टर कोर्स, और दूसरा हमारा होता है लाइव क्रैश कोर्स। जिन लोगों को चाहिए कि मुझे ना डिटेल्ड प्रिपरेशन करना है, वो मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज मिलती है, चैप्टर वाइज MCQs मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। 8 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स भी है और 12 महीने के वैलिडिटी का कोर्स भी है। अभी JAB 75 कोड एप्लीकेबल है। अगर आपको लगता है कि मुझे सारे सब्जेक्ट का कोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिंगल IFS का चाहिए, या PPB, या सिर्फ AFM, या सिर्फ RBWM का, तो इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है। एक बार आप ग्लिम्स लेना चाहते हो हमारे कोर्स का कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या अवेलेबल है, तो आप हमारा ट्रायल कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, 1 रुपी ओनली, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, मुझे आता है, मुझे बस ब्रश अप करना है, तो मुझे कोई क्रैश कोर्स मिल जाए, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 की क्लासेस, 3 को ओरिएंटेशन है, 4 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी सुबह शाम, ठीक है। तो लगभग 1-1.5 महीने में आपका ये कोर्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी, एंड लगभग 1.5-2 महीने का समय देंगे, तो आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड हो जाएंगी। लाइव क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। इसमें भी नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, टीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो JAB 80 कोड यूज करो और इस कोर्स में एनरोल कर लो, जल्दी तैयारी शुरू करो। 1.5 महीना तो क्लास ही अटेंड करते रहोगे, सितंबर तक तो पहुंच ही जाओगे। उसके बाद मॉक टेस्ट भी तो देने हैं, रिवीजन भी तो करनी है, पेपर तो डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो वट एवर सोर्स यू चूज क्विकली, चूज वाइजली, और अच्छे से फिर आप पेपर की तैयारी करिए। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर hello@edutab.co.in hello@edutab.co.in पे जाके भी आप हमें जो है मेल कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर है 8146207241, इस पे भी आप हमें डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, हमारी नई संकल्प सीरीज भी स्टार्ट हुई है, तो उनके थ्रू भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।